बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी ये जो हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं वो किस तरह कंट्रोल होता है। तो वो हम आसानी के लिए दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला जो स्टेज है उसका पहले हम ये बात हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं क्या ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल मैकेनिज़्म है, लेकिन किसी हद तक ये है हमारे कंट्रोल में भी हो सकते हैं, जैसा कि कफिंग, स्नीजिंग, सिंगिंग, इस तरह के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ये ब्रीथिंग जो है वो हमारे कंट्रोल में है। फिर हम इसका जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल मैकेनिज़्म है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल मैकेनिज़्म के लिए पहले हमें रिबकेज का जो एनाटॉमी है वो समझना होगा। रिबकेज का एनाटॉमी में हमारे पास एक बोन है जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं या स्टर्नम बोन कहते हैं। ये जो हमारे पास ये बोन है, इसी बोन को तकरीबन 12 पेयर ऑफ रिब्स कनेक्टेड है, जो कि कहाँ से एराइज होता है, जो कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम से एराइज होता है। ये कितने रिब्स होते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पेयर ऑफ रिब्स है, एक इसी साइड से और ये इसी साइड से। इसमें ये बात आप समझ लें कि ये जो 7 रिब्स है ना, ये हर रिब्स इंडिविजुअली स्टर्नम बोन के साथ कनेक्टेड है। तो इसी वजह से ये 7 रिब्स हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद 8 9 10 पोजीशन पे जो रिब्स है ये कंबाइनली कलेक्टिवली ये स्टर्नम बोन के साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। और आखिर में जो 2 रिब्स हमारे पास रह गए, ये स्टर्नम बोन के पास, स्टर्नम बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये फ्री है। इसी वजह से हम इसको फ्री रिब्स कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रिब्स, या इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अभी ये जो रिबकेज है इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, लंग्स है। ये लंग्स जो है, लंग्स की एनाटमी और फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था। ये जो लंग है हमारे पास 2 लंग्स है, तो इन 2 लंग्स के बिल्कुल नीचे हमारे साथ एक डायफ्राम है जो डोम शेप शक्ल में मौजूद होता है। क्या है, हमारे पास एक इसके नीचे एक डायफ्राम है, या हम इसको ये जो रिब्स है ना, इसके नीचे हमारे साथ क्या है, ये एक डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम, और ये मसल से बना होता है। अभी क्या है, अभी इस रिब्स के दरमियान एक दूसरी किस्म की मसल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। अभी ब्रेन से हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि इस ब्रेन में एक पार्ट है हमारे पास, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके वेंट्रल पार्ट से जो नर्व्स एराइज हुए हैं और यह कनेक्टेड है इंटरकॉस्टल मसल के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं,
जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व कहते हैं। और इस मिडल ऑब्लांगेटा से नर्व जो आए हुए हैं और यह डायफ्राम के साथ कनेक्टेड है, इस नर्व को हम क्या कहते हैं? इस नर्व को हम कहते हैं फ्रीनिक नर्व। अभी जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है, ये हम 2 स्टेजेस में पढ़ेंगे। पहला जो स्टेज है हमारे पास वो क्या है? वो है इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, हम इसको कहते हैं। ब्रीथिंग इन इसको भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप ज़रा थोड़ा तवज्जो दें। जब ये इंटरकोस्टल मसल जब वो मैसेजेस लाते हैं तो क्या होता है? ये इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिब जो है ना, ये रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ जो है ना हरकत करते हैं। क्या? ये रिब जो है अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं जब भी इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके साथ साथ जब फ्रीनिक नर्व का मैसेजेस आया डायफ्राम को, तो डायफ्राम जो डोम शेप में था, इसका मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो डोम शेप से फ्लैट शेप की तरफ जाते हैं और डाउनवर्ड वो हरकत करते हैं, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जाते हैं। डायफ्राम थोड़ा नीचे जाता है। अभी क्या होता है इसके नतीजे में, जब डायफ्राम नीचे गया और रिब्स जो था वो ऊपर और बाहर की तरफ धकेल दिया गया, तो क्या हो गया? अंदर जो हमारे पास लंग्स है और इस लंग्स के इर्द गिर्द हमारे पास 2 मेम्ब्रेन थे, प्लूरल मेम्ब्रेन। जब रिबकेज का जो प्रेशर था, फोर्स था, वो क्या हो गया? वो थोड़ा इससे रिमूव हो गया, यानी उससे थोड़ा हट गया। और डायफ्राम ने जो प्रेशर लगाया था प्लूरल मेम्ब्रेन पे जो लंग्स के इर्द गिर्द है, तो डायफ्राम भी नीचे हो गया और रिब्स भी आउटवर्ड मूवमेंट हो गया। या हमारे पास ये मिसाल के तौर पर लंग्स हम बैलून की शक्ल में लेंगे, इस पर हमारे साथ रिबकेज का प्रेशर था और डायफ्राम का प्रेशर था, फोर्स था। तो जब भी ये फोर्स क्या हो गया, ये फोर्स जब दूर हो गया तो ये इसके इर्द गिर्द जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इस लंग्स के इर्द गिर्द जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसको थोड़ा सा जगह मिल गया। ये प्लूरल मेम्ब्रेन थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, एक फिर दूसरा, और इस तरह हमारे पास लंग्स जो है ना वो खुल जाएगा। क्या होगा? खुल जाएगा। जब लंग्स खुल जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास लंग्स में जो लंग्स का इंटरनली जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जब भी वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये बॉयल्स और चार्ल्स लामिया पढ़ते केमिस्ट्री में, इसके जब भी वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर कम हो गया। अभी अगर हम ये जो लंग्स है ये बाहर एटमॉस्फेयर के साथ नोज के थ्रू कनेक्टेड है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना है? वो है 760 mm ऑफ मरकरी प्रेशर है। अभी ये दोनों प्रेशर बराबर था। अभी क्या हो गया? अभी ये जो इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो गया और रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करता गया और डायफ्राम नीचे गया, तो इसी वजह से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसमें प्रेशर डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है इसके बनिस्बत हमारे लंग में प्रेशर कम हो गया। अभी हम ये बात जानते हैं कि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है। क्या होगा? ये प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ एयर
मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जब ये एयर अंदर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म ये था कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और प्रेशर डिक्रीज हो गया, और बनिस्बत उसके बाहर जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो ज़्यादा था। इसी वजह से जो है ना वो एयर जो है इनवर्ड की तरफ यानी लंग्स की तरफ उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, तो इसी ये ब्रीथिंग इन जो है यानी एयर का एंट्री जो है इसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, और इंस्पायरेशन या ब्रीथिंग इन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म जान लिया ना। अभी क्या हो गया, अभी हम दूसरा जो इसका स्टेप है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, अभी आप इसको थोड़ा मैकेनिज्म पे सोचे कि ये जो इंटरकोस्टल मसल इंटरकोस्टल नर्व होता, ये इसका जो मैसेजेस लाना था वो इम्पल्स क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। ये भी यहाँ भी डायफ्राम मसल्स को भी इम्पल्स बंद हो गया, मतलब इसका इम्पल्स जो था लाना वो बंद हो गया। तो क्या होगा, ये डायफ्राम जो प्लेट शेप उसने इख्तियार की थी, अभी ये क्या होगा, अभी ये डायफ्राम दोबारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से रिलैक्स फॉर्म में फिर आ जाएगा। ये जब रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है तो ये प्लेट शेप से दोबारा डोम शेप में आ जाता है और फिर ये अपनी पोजीशन को आ जाएगी। जब डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और इंटरकोस्टल नर्व का जो मैसेजेस था वो उसका सप्लाई बंद हो गया, इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएगा। जब इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगा क्या होगा, ये रिब जो है ये डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगा, यानी ये रिब जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड हरकत करेगा। जब रिब ये जो रिब केज है ये अंदर की तरफ जाता है, डायफ्राम भी आ गया, क्या हो गया, अंदर जो लंग्स है और लंग्स के इर्द गिर्द जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इस प्लूरल मेम्ब्रेन पर जो आउटसाइड का प्रेशर था वो क्या हो गया, वो फोर्स जो था, प्रेशर जो था वो ज्यादा हो गया। ये आउटसाइड से जो प्रेशर था, फोर्स होगा, फोर्स या प्रेशर, ये क्या होगा, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ जाएगा। प्लूरल मेम्ब्रेन ये इस प्रेशर से प्लूरल मेम्ब्रेन पर प्रेशर आ जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को प्रेशर देगा, और जब लंग को ये प्रेशर देगा तो लंग्स की जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, लंग का जो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज। अभी जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम और प्रेशर का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, हाँ, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। यह जो मॉलिक्यूल्स हैं, यह जो एयर है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बनिस्बत यह जो प्रेशर होता है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये हमने पहले पढ़ा कि प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ हरकत करेगा, तो ये एयर जो है, यह जो इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये एयर इस ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो है ना ये एयर हरकत करेगा। और जब ये एयर लंग से निकल जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग आउट। दिस इज द मेन mechanism which is not under our control. This is involuntary. Again sometime ये जो हवा है ना, प्रेशर है, ये बाहर निकल गया, सम टाइम बाद फिर इम्पल्स आ जाएगा, फिर कंट्रैक्शन, यानी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ये तकरीबन नॉर्मली 1 मिनट में ब्रीथिंग इन और आउट तकरीबन 12 to 15 टाइम ये होता है नॉर्मली, और एक्सरसाइज के दौरान ये प्रोसेस जो है ना वो ज़्यादा होता है। एक बात, चैनल जो है ना आप
मज़ीद जो लेक्चर्स है ना, इसको समझने के लिए और इसको सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद जो है ना लेक्चर्स आपको डिलीवर हो सके। और ये कोर्स जो है ना हम इंशाल्लाह बिल्कुल सिस्टमेटिकली, और इसका जो कोर्स और कंटेंट सिलेबस है वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।